आइए केवल 5 मिनट में समझते हैं कैसे इंडिया अलायंस से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार जी सासाराम लोकसभा सीट को जीत सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, उनसे जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी सज्जन इस वीडियो को देख रहा हो तो ये वीडियो मनोज कुमार जी तक पहुंचाएं और खुद भी समझिए कैसे सासाराम लोकसभा सीट जीती जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे केवल 5 मिनट में, और ये भी समझाएंगे कैसे बीजेपी उन सीटों को भी जीत जाती है जहां पर वोट मार्जिन ना के बराबर होता है। वर्तमान सांसद यहाँ से चेडी पासवान जी हैं, जो कि 2019 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे। आइए पहले थोड़ा समरी समझ लेते हैं। तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 5 लाख मिले और कांग्रेस को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,26,000। दूसरी गौर करने की बात यहाँ पर यह है, पिछली बार इस सीट पर 2019 में बीएसपी की तरफ से मनोज कुमार जी ने चुनाव लड़ा था, जिनको लगभग 85,000 वोट मिले। और इस बार 2024 के चुनाव में मनोज कुमार जी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से शिवेश कुमार जी को टिकट मिला है और चेडी पासवान जी का टिकट इस बार इस सीट से कट गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 5 लाख, कांग्रेस को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,26,000। बीजेपी यहाँ से जीत गई। जो वोट मार्जिन था वो लगभग 1,65,000 वोटों से बीजेपी जीत गई। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया, बीएसपी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, जिनको जो टोटल वोट मिले वो लगभग 85,000 मिले। अब आगे समझते हैं क्या गलती हुई, क्या इंडिया अलायंस कर सकता था। सबसे पहले ये समझो, 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रहा वो लगभग 66% रहा और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रहा वो लगभग 62% रहा। अब समझने की बात यहाँ पर यह है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी लोकसभा सीट हो, अगर जीतने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच जो विनिंग मार्जिन है वो 8% से लेकर 12% तक है, तो इस चुनाव को इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। अब कैसे जीतना है, क्या करना है, इसकी सारी स्टेप्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं, 3 तरह के वोट बैंक होते हैं। जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक, वैसे ही कांग्रेस का कोर वोट बैंक, और तीसरा स्विंग वोटर्स। अब ये स्विंग वोटर्स मतलब ऐसे वोटर्स जिनका कुछ फिक्स नहीं होता किस पार्टी को वोट देना है। चुनाव वाले दिन जैसा माहौल ये देखेंगे, जैसा इनका मन होगा उस पार्टी का बटन दबा देंगे, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता होता किस पार्टी को वोट देना है। अब इन स्विंग वोटर्स को ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे स्विंग वोटर्स किसी भी चुनाव का रिजल्ट बदल सकते हैं। एक विधानसभा समझ लेते हैं पहले, जैसे चैनपुर विधानसभा समझते हैं। तो 2019 में चैनपुर विधानसभा में एनडीए को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 90,000 मिले और 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 70,000 मिले। इसका मतलब एनडीए का मिनिमम कोर वोट कितना हुआ यहाँ पे 70,000 और वोट कितना है हमारे पास 90,000। इसका मतलब स्विंग वोटर्स जिन्होंने एनडीए को वोट दिया वो लगभग 20,000 हुए। आप देखिए ना, बीजेपी का जो मिनिमम कोर वोट है यहाँ पर वो 70,000 है और वोट कितना है हमारे पास 90,000, तो 20,000 स्विंग वोटर्स हुए। वैसे ही 2019 में चैनपुर विधानसभा में कांग्रेस का मिनिमम कोर वोट कितना है 5,500 और वोट कितना है हमारे पास 48,000, यानी 42,000 स्विंग वोटर्स हुए। अब वैसे ही बीएसपी का जो मिनिमम कोर वोट है यहाँ पर वो लगभग 27,000 है और वोट कितना है हमारे पास 95,000, तो टोटल स्विंग वोटर्स कितने हुए 70,000। अब आप ये समझो, जो 20,000 स्विंग वोटर्स जिन्होंने एनडीए को वोट दिया, ये केवल एनडीए के स्विंग वोटर्स नहीं है, एनडीए का कोई कॉपीराइट नहीं है इन पर। ये स्विंग वोटर्स किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं, बस शर्त है इन स्विंग वोटर्स को सही तरीके से अप्रोच किया जाए। अब वैसे ही बीएसपी के जो टोटल स्विंग वोटर्स हुए यहाँ पर वो 70,000 हुए। अब ये बीएसपी के टोटल स्विंग वोटर्स केवल बीएसपी के स्विंग वोटर्स नहीं है, ये स्विंग वोटर्स किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं अगर इनको सही तरीके से टारगेट किया जाए तो। और ये केवल एक विधानसभा चैनपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे समझते हैं, सासाराम लोकसभा सीट में एनडीए को जो टोटल स्विंग वोट मिला वो लगभग 1 लाख मिले। वैसे ही कांग्रेस को जो स्विंग वोट मिले वो भी 1 लाख मिले। उसी तरह बीएसपी के टोटल स्विंग वोट कितने हुए यहाँ पर 1.5 लाख। अब समझो, पूरी सासाराम लोकसभा सीट में जो टोटल स्विंग वोटर्स हमारे पास हैं वो कितने हुए 3.5 लाख। कैसे, अभी आपको बताया, जैसे बीजेपी के टोटल स्विंग वोटर्स हुए वो कितने हुए 1 लाख,
कांग्रेस के कितने हुए 1 लाख, बीएसपी के कितने हुए 1.5 लाख। अब इन तीनों का टोटल करें तो कितना हुआ 3.5 लाख। इसका मतलब पूरी सासाराम लोकसभा सीट में जो टोटल स्विंग वोटर्स हमारे पास हैं वो 3.5 लाख है। अभी 3.5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चलता कि किस पार्टी को वोट देना है। अब आप बोलेंगे इतने सारे वोटर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारा टाइम और संसाधन चाहिए, तो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इन टोटल स्विंग वोटर्स का आधा कितना हुआ 1,75,000। तो इन टोटल स्विंग वोटर्स के आधों को तो हम टारगेट कर ही सकते हैं, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है तो। तभी तो हम कैंपेन कर रहे हैं, वरना कैंपेन का क्या फायदा। जो हमारा कोर वोट है वो तो हमें वोट देगा ही अगर बूथ तक आ गया तो। और हम कितनी भी मेहनत कैंपेन में कर लें वो तभी कामयाब होगी अगर पोल डे वाले दिन इन स्विंग वोटर्स को हम बूथ तक ले आएं बस। और ये स्विंग वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकते हैं। और हम इनको टारगेट नहीं करेंगे तो बीजेपी कर लेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह का ग्राउंड वर्क करते हैं ये तो हम सब जानते हैं। अब समझते हैं 2019 में बीएसपी को जो वोट मिले वो कितने हुए 85,000। और बीएसपी का मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर पूरी सासाराम लोकसभा सीट में 45,000। तो टोटल स्विंग वोटर्स कितने हुए 40,000। इसका मतलब जो 85,000 टोटल वोट बीएसपी को मिले उनमें से 40,000 स्विंग वोटर्स थे और 45,000 इनका मिनिमम कोर वोट। आइए अब आगे समझते हैं। तो पूरी सासाराम लोकसभा सीट में कांग्रेस के जो स्विंग वोटर्स हुए वो टोटल 1 लाख है। अब कांग्रेस और बीएसपी इन दोनों पार्टी के स्विंग वोटर्स अगर हम मिला दें तो पूरी सासाराम लोकसभा सीट में जो टोटल स्विंग वोटर्स हमें मिले वो कितने हुए 2.5 लाख। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था बीजेपी सासाराम लोकसभा सीट को 1,65,000 वोटों से जीती। तो आप देखो ना, केवल बीएसपी और कांग्रेस के स्विंग वोटर्स 2.5 लाख हुए। तो इन 2.5 लाख स्विंग वोटर्स को अगर सही तरीके से कांग्रेस अप्रोच करती तो कांग्रेस इस सीट से जीत जाती। आप देखो ना, टोटल स्विंग वोटर्स हमारे पास 3.5 लाख हैं और जिसमें बीएसपी और कांग्रेस के स्विंग वोटर्स 2.5 लाख हुए। और इन टोटल स्विंग वोटर्स के आधों को यानी 1,75,000 को भी टारगेट करती तब भी कांग्रेस यहाँ से जीत जाती। अब 2019 में एनडीए की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पूरी सासाराम लोकसभा सीट में एनडीए को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 5 लाख और एनडीए का मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर 4 लाख। इसका मतलब स्विंग वोटर्स कितने हुए 1 लाख, जबकि हमारे पास स्विंग वोटर्स कितने हैं पूरी लोकसभा सीट में 3.5 लाख और इनका आधा कितना हुआ 1,75,000। इसका मतलब और बेहतर काम किया जा सकता था और बेहतर मार्जिन से बीजेपी यहाँ से जीत सकती थी। अब आगे समझिए। तो पूरी सासाराम लोकसभा सीट में कांग्रेस को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,26,000 और इनका मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर 2,85,000। इसका मतलब 42,000 स्विंग वोटर्स हुए, जबकि टोटल स्विंग वोटर्स कितने हैं हमारे पास 3.5 लाख। तो इनका आधा यानी 1,75,000 को तो टारगेट किया जा सकता था। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा मनोज कुमार जी से, अपने पॉलिटिकल करियर को 5 वर्षीय योजना ना बनाएं। इस बार टिकट मिला है तो संसद तक जरूर जाएं। अब कैसे इंडिया ब्लॉक इस सीट को जीत सकता है, क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए, कैसे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ इन स्विंग वोटर्स को टारगेट करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमसे संपर्क करें और केवल इस सीट के लिए नहीं, अन्य और कोई भी लोकसभा सीट जहां विनिंग मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को इंडिया ब्लॉक कैसे जीत सकता है उसके लिए आप हमसे संपर्क करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाएं। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, या तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हम भी टीवी देख रहे हैं, आप भी टीवी देखिए और 4 जून का इंतजार करिए, या फिर आइए मिलकर काम करते हैं और चुनाव में चल रही लहर की दिशा बदलते हैं।